अब हम डिस्क्रीट टाइम डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर आते हैं। चूँकि हम जो आपके डिस्क्रीट सिस्टम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्रीट टाइम डिफरेंस इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, और आपकी एक जो nth ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन होती है उसकी ये फॉर्म होती है। यानी जब आप लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड में यू स्टार्ट विद y ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट a0 से, फिर उसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं y ऑफ n माइनस वन जो मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से, और फिर आप इसको करते जाते हैं और फिर जो आपका a ऑफ n है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y ऑफ स्मॉल n माइनस कैपिटल N से, और इसको जब आप समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इस तरह। इसी तरह राइट हैंड साइड में आप जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं x ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय b ऑफ 0 के साथ, फिर x ऑफ n माइनस वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b ऑफ 1 के साथ, और फिर आप ऐड करते चलते जाते हैं, और फिर x ऑफ n माइनस कैपिटल M को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप b ऑफ m को, और इसको इस समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी आप वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में फॉलो कर रहे थे, यानी आप पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं, आप होमोजीनियस सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं, और फिर आप फाइनल सोल्यूशन में के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन एक और काम भी आप कर सकते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन को रिकर्सिव इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, यानी वो आप कैसे करेंगे, अगर इस वाली इक्वेशन को पहले आप इस फॉर्म में लिखें, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपने y ऑफ n को अलग कर लिया, और बाकी जो समेशन आपकी बची वो k इज इक्वल टू 1 से n तक है, और राइट साइड को आपने उसी तरह लिख लिया। तो अब आप ये कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है इक्वेशन का इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, यानी इसको राइट साइड पे ले गए और फिर इसको इक्वेशन को a नॉट पे डिवाइड कर लिया, तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन जो है रिकर्सिव इक्वेशन कहलाती है, यानी अगर आपके पास y ऑफ n माइनस के की प्रीवियस वैल्यूज़ हैं और x माइनस n माइनस के की भी प्रीवियस वैल्यूज़ हैं तो आप y ऑफ n को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड करने के लिए आपको इनकी प्रीवियस वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो यानी आप इसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। और ये जो रिकर्सिव सोल्यूशन है ये क्लियर उस वक्त होगा जब हम जो अगली एग्जांपल है वो करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें y ऑफ n को हम रिकर्सिवली कैसे फाइंड करते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन अगेन एंड अगेन। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2.15 में, जिसमें आपका एक सिस्टम है जो इस डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इस डिफरेंस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह कि इधर लिखा हुआ है, यानी इस चीज़ को आप राइट साइड पे ले जाएं तो y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस हाफ y ऑफ n माइनस वन। तो अब y ऑफ n को फाइंड करने के लिए हमें y ऑफ n माइनस वन की प्रीवियस वैल्यूज़ को भी चाहिए, और यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हम स्टार्ट करेंगे वो इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, और इनिशियल कंडीशन जो कॉजल एलटीआई सिस्टम की होती है वो क्या होती है, वो इनिशियल रेस्ट होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं के डेल्टा एन पे, यानी फॉर एग्जांपल आपका ये एक ज़ीरो पॉइंट है जिस पे जो इनपुट आपने अप्लाई की वो के डेल्टा एन की, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो भी ज़ीरो या उसके बाद से आना शुरू होगी, यानी ज़ीरो से पहले जो है आपकी आउटपुट नहीं आएगी। यानी व्हेन एक्स एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर एन स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस वन, यानी यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, उसके लिए चूंकि आपकी इनपुट ज़ीरो है
तो आपका जो y ऑफ n है वो भी 0 होगा, यानी x ऑफ n व्हेन x ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n स्मॉलर देन इक्वल टू -1, तो y ऑफ n वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0 फॉर n स्मॉलर देन इक्वल टू -1। अब जो है y ऑफ n को हम रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस, और ये हमारे पास y ऑफ n की जो इक्वेशन है वो है। और सबसे पहले हम y ऑफ 0 फाइंड करेंगे। y ऑफ 0 के लिए हम इस इक्वेशन में स्मॉल n की जगह 0 पुट करेंगे, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस हाफ इंटू y ऑफ 0 माइनस 1, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब x ऑफ 0 पे जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं इट इज़ इक्वल टू k डेल्टा n, यानी यहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू 1 होती है, तो k से जब मल्टीप्लाई होगी तो 0 पे इनपुट k हो जाएगी, 1 इंटू k हो जाएगी। तो x 0 की जगह हमने k पुट कर ली, और x 0 से पहले चूंकि इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है, तो y माइनस 1 0 हो जाएगी। तो y ऑफ 0 जो है वो k के बराबर आ जाएगा। अब हम जाते हैं y1 के ऊपर, और y1 में स्मॉल n को 1 पुट करेंगे, x जो है वो 1 हो जाएगा, और प्लस हाफ y ऑफ n माइनस 1 जो कि 0 है, ये हो जाएगा। y ऑफ 0 की हमें वैल्यू पता है, वो क्या थी k, इधर हम k पुट कर देंगे। x ऑफ 1 जो है 1 के ऊपर 0 है, इधर हम 0 पुट कर देंगे, तो y ऑफ 1 k बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह y ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे y ऑफ 1 पुट करेंगे जो कि k बाई 2 है, x ऑफ 2 जो है वो 0 है, और यहाँ ये 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो k बाई 4 आ जाएगा। तो इस तरह y3 जो होगा वो हमारे पास k बाई 8 आ जाएगा। और इसी तरह y जो n है, y ऑफ n है, उसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन होगी, और पुरानी जब उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे y ऑफ n माइनस 1 की, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इट वुड बी 1 बाई 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि यहाँ स्मॉल n की वैल्यू 1 थी, k बाई 2 आया था, स्मॉल वैल्यू n की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे k बाई 4 आया है, और यहाँ पे 1 बाई 2 रेज टू द पावर n आया है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। तो इस तरह हमने रिकर्सिवली सबसे पहले इनिशियल कंडीशन को यूज़ किया, y ऑफ 0 फाइंड किया, फिर y1 फाइंड किया, फिर y2 फाइंड किया, और इस तरह हम करते गए, और रिकर्सिवली हमने जो y ऑफ n फाइंड किया दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेज टू द पावर n इंटू k। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आई y ऑफ n की, ये आपके पास आ गई, और ये उस सूरत में है जब जो आप इनपुट दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं k डेल्टा n। लेकिन जब हम इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए एक सिस्टम के आप जो इनपुट देते हैं एक सिस्टम को वो डेल्टा n देते हैं, और जो आउटपुट आपको मिलती है वो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स इस सिस्टम का मिल जाता है, यानी जो y ऑफ n होता है वो h ऑफ n के बराबर होता है। y ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ n जब आप डेल्टा n या इम्पल्स इनपुट, यानी इसका मतलब है कि अगर मैं k की वैल्यू 1 कर दूं इधर, तो जो इनपुट आएगी इट वुड बी एन इम्पल्स, यानी इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं k की वैल्यू को 1 कर दूं, इसे मैं 1 कर दूं, तो जो y ऑफ n है वो h ऑफ n के बराबर हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 रेज टू द पावर n इंटू 1। और चूंकि ये कॉजल सिस्टम है, ये जो आउटपुट है ये 0 से पहले 0 है, तो इसका मतलब है कि मैं इसे u ऑफ n से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ h ऑफ n को। अब ये जो h ऑफ n है, या ये जो आपका रिस्पॉन्स है, इसमें n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी 0 से आपके पास 0 पे एक वैल्यू आएगी, फिर 1 पे आएगी, फिर 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी h ऑफ n की, और फिर इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। तो इस तरह का इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n या इम्पल्स रिस्पॉन्स जिसमें आपकी इनफाइनाइट ड्यूरेशन होती है, यानी 0 से इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, तो इस तरह के इम्पल्स रिस्पॉन्स वाले सिस्टम को आप इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं। और जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम का होता है स्टेबिलिटी का,
कि अगर आप एक इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम में, चूंकि एच ऑफ एन की जो है इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे इधर से 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और अगर इनका सम भी इन्फिनिटी आए, तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो अनस्टेबल है। लेकिन अगर इन इनफाइनाइट एच ऑफ एन की जो वैल्यूज़ आपके पास इधर आ रही हैं, इनका जो सम है वो फाइनाइट आए, तो फिर आपका जो इम्पल्स इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम है वो स्टेबल होगा। और इस केस में हम देखते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल। तो हम करते क्या हैं कि हम जो है, जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कि 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इस रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है वो 1/2 रेज़ टू द पावर k है, यानी जो यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी वो 1/2 रेज़ टू द पावर 0 होगी, फिर आपके पास जो वैल्यू होगी वो 1/2 रेज़ टू द पावर 1 होगी, फिर 1/2 रेज़ टू द पावर 2 होगी, टिल ये जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको यानी आप इम्पल्स रिस्पॉन्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यू आर समिंग अप 1/2 रेज़ टू द पावर k। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो पहली वैल्यू है वो 1/2 रेज़ टू द पावर 0, और बाकी वैल्यूज़ आप k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, उनका आप क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। तो जब रेज़ टू द पावर 0 होता है तो ये 1 बन जाता है, और जो इसके अंदर जो ऐड हो रहा है वो ये वाली क्वांटिटी है। और अगर आपको एफएससी का फार्मूला याद हो तो ये आता है 1/2 बाय 1 माइनस 1/2, यानी इट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 बाय 1 माइनस 1/2। तो नतीजतन जो आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन आता है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम है, लेकिन चूंकि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो समेबल है, इसलिए ये सिस्टम स्टेबल है। तो जो आपके इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम होते हैं उस वक्त स्टेबल होते हैं जब उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो समेबल होता है, जैसे कि हमने कंडीशन में देखा था स्टेबिलिटी के। लेकिन जो आपके फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम होते हैं, उस केस में चूंकि आपका जो एच ऑफ के होता है वो, उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, यानी उसके अंदर कोई फाइनाइट वैल्यू, तो उनका जो सम होता है वो हमेशा समेबल होता है। तो इसलिए फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम जो होते हैं वो आपके हमेशा स्टेबल होते हैं। लेकिन जो आपके इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम होते हैं वो स्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन के जो आपका इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो समेबल है या वो समेबल नहीं।